जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज एटम्स विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने एटम का बेसिक्स, उसकी हिस्ट्री की बात की, डिस्कशन की कि किसने एटम डिस्कवर किया, व्हाट वाज द फर्स्ट मॉडल टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद हमने रदरफोर्ड्स मॉडल की बात की और रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर भी हमें कमियां नज़र आई। उन कमियों को रिमूव किया इन 1913 नाइल हेनरिक डेविड बोहर। तो बोहर जो साहब थे, मैंने पहले भी बात की कि जैसे हम लोग बोर बोलते हैं, तो बोरियत जैसा कुछ भी नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी इन्होंने प्रोवाइड की जिसको हम आज की डेट में भी फॉलो करते हैं। थोड़ी सी लंबी थ्योरी है ये जो लेक्चर है ये बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी, +1 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। इधर दे आर स्टडिंग केमिस्ट्री और दे आर स्टडिंग फिजिक्स। तो थोड़ा लंबा है और वीडियो लंबी ना चली जाए तो मैं चीज़ें बोलती रहूँगी, यू जस्ट प्लीज़ कीप नोट डाउन। मैं बोलती रहूँगी, आप पॉइंट वाइज उसको नोट करते रहिए और फिर से वही कहूँगी कि आपके बड़े अच्छे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठ भी जाएगी, कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर इन योर माइंड्स। So in 1913, Niall Henrik David Bohr proposed his theory of atomic structure by retaining the essential features of Rutherford's planetary model and by utilizing Planck's quantum theory. क्या था कि जो बोहर साहब थे उन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को एज सच उठाया, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का तड़का उसके अंदर लगाया और हमारे सामने उसको प्रेजेंट कर दिया। क्योंकि हमें पता है कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके अंदर क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया गया था। तो बोहर साहब ने क्या किया, उन्होंने वही जो डिश थी वो रदरफोर्ड की थी, मैंने अभी जैसे आपको कहा कि, और उसके अंदर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का तड़का लगाकर हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। क्योंकि वो अपने आप में एक इस्टेब्लिश्ड और बड़ी अच्छे कॉन्सेप्ट की बात रदरफोर्ड कर चुके थे और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन, थोड़ी थोड़ी मैनिपुलेशंस की ज़रूरत थी जो बोहर ने कर दी। सो इफ आई टॉक अबाउट पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी, पॉस्टुलेट्स क्या रहे बोहर्स थ्योरी के, वही पॉस्टुलेट्स, वही मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया। पहली बात उन्होंने जो एटम की कही वही एटम की बात नाइल बोहर ने भी की। So in the first postulate, Bohr said that the atom consists of a central massive positively charged core called nucleus. उन्होंने एक कोर कंसीडर किया, कहा कि एक एटम के अंदर एक छोटा सा कोर प्रेजेंट है और वही मासिव कोर है, सारा का सारा मास उसके अंदर लोकेटेड है और सारा का सारा चार्ज भी उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है। उसको उन्होंने क्या नेम दिया, न्यूक्लियस का। ऑलरेडी नेम जो था, या मैं कहूँ कि नामकरण संस्कार रदरफोर्ड कर चुके थे, उन्होंने जस्ट इसको वेरीफाई किया कि हाँ भैया ये ठीक है। तो फर्स्ट postulate as such रदरफोर्ड की कॉपी था। इन द सेकेंड postulate बोहर सैड, सेकेंड postulate के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, यहां आ जाता है उनका तड़का। तो देखिए वो क्या था, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वहां पर भी कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स को फर्स्ट टाइम अगर किसी ने कहा तो वो थे नाइल बोहर। तो उन्होंने कहा द कूलम्स फोर्स ऑन द प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर द डायनामिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस and those circular orbits are termed as stable circular orbits। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोहर साहब कह गए, स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स। क्योंकि हमें रदरफोर्ड की कहानी याद है, अभी हम भूले नहीं हैं और भूलना भी मत, मेरे बच्चे भूल मत जाना, रदरफोर्ड की कहानी को मत भुलाना। उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता 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 यहाँ गिर जाता है। स्टेबल ऑर्बिट्स की बात वहां पर नहीं की गई। ये कहा कि ऑर्बिट है बट दैट ऑर्बिट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, इसीलिए तो स्टेबिलिटी को खतरा पैदा हुआ एटम की। तो यहां पर उन्होंने इसको एस्टैब्लिश कर दिया कि जो एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। एंड इन द थर्ड postulate बोहर said the only permissible orbits and are those in which the discrete set of angular momentum contains only quantized values, or I may say that the angular momentum of electron in these orbits will be integral multiple of h upon 2 pi. In other words, only those orbits are possible for which the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. उन्होंने ये कहा, क्योंकि देखिए जब उन्होंने ये कह दिया कि ऑर्बिट्स जो है वो स्टेबल है, फिक्स्ड है, तो थर्ड postulate के अंदर उन्होंने बात की, क्योंकि अगर ऑर्बिट फिक्स कर दिया इसका मतलब आपने उसकी रोटेशन को फिक्स कर दिया। आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन इज व्हाट, लीनियर मोमेंटम, एंड क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम।
तो अगर मैंने इस रोटेशनल मोशन को फिक्स कर दिया है, इसका मतलब मैंने किसको फिक्स किया, एंगुलर मोमेंटम को फिक्स किया। तो अगली बात उन्होंने मैथमेटिक्स का सहारा लेते हुए कही कि एंगुलर मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, mvr, एंड दिस mvr इज इक्वल टू nh/2 मैं जितने भी वर्ड्स बोल रही हूँ आप उनको लिखते जाइए और मैथमेटिक्स भी साथ साथ लिखते जाइए। एक बड़ी अच्छी थ्योरी आपके हाथ में आ जाएगी। उसके बाद आप चाहे उसको पब्लिश करवा लीजिए, अपना फोटो स्टेट कीजिए, लिखिए, कुछ भी करिए, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। आई एम अगेन रिपीटिंग द थर्ड पॉइंट, द ओनली परमिसिबल ऑर्बिट्स आर दोज विच आर हैविंग अ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, or in other words we may say that only those orbits are possible for which angular momentum is integral multiple of h/2 pi। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड रहेंगे एटम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी बिठा दो, उसको कुछ फिक्स लोकेशन में ही रहना होगा। यहाँ है यहीं पर रहेगा, अगर यहाँ है तो यहीं पर घूमेगा, यहाँ है तो यहीं पर घूमेगा। तो ये फिक्स लोकेशंस दी गई। और ये जैसे ये फर्स्ट वाला h/2 pi, 2h/3 pi, 3h/ कोई भी हो सकता है। तो इस h/2 pi का ये मल्टीपल रहता है। तो h क्या है हमें पता है, क्वांटम थ्योरी से आया, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो n है, दिस n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये एनी इंटीजर है फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन ऑर्बिट्स रिस्पेक्टिवली। अगर n की वैल्यू 1 है तो मैं कहूंगी इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट ऑर्बिट, 2 है तो इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड ऑर्बिट, 3 है तो इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड ऑर्बिट। सो दिस n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हेयर। यहां से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जन्म हो गया, जो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, इन विच शेल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सो दिस n इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दिस h you already know it is Planck's constant 6.625 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। और मैं कहूँ कि ये जो ऑर्बिट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ऑर्बिट स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है। ऑर्बिट पाथ स्टेशनरी है इलेक्ट्रॉन का। पाथ मतलब कि ये फिक्स्ड है, इसको यहीं पे चलना है, इसके लिए इधर या इधर भटकना अलाउड नहीं है। जैसे वो घोड़े होते हैं ना, घोड़ों के ऐसे दोनों साइड पे लगा देते हैं ऐसे कि आपको सीधा चलना है, इधर उधर कहीं नहीं देखना है। एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इसी पाथ के अंदर चलना है, उसे इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। तो ये बात जो थी वे सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि मज़ेदार बात थी बोहर्स थ्योरी के अंदर। तो अगला जो फोर्थ पॉस्टुलेट है उसके अंदर बोहर महाशय कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ दीज स्टेशनरी ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। क्योंकि जब ये कहानी आ गई कि ऑर्बिट्स जो है वो फिक्स्ड है, तो क्वेश्चंस ये आने शुरू हुए कि अगर ऑर्बिट फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स लोकेशन दे दी गई, भैया तूने यहाँ से कहीं और नहीं जाना है, तो रेडिएशन कहाँ से बाहर आती है? क्योंकि रेडिएशन के बाहर आने के लिए इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ेगा, इधर उधर मूवमेंट करनी पड़ेगी और न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में उसको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका जवाब अपने अगले पॉस्टुलेट में बोहर देते हैं। तो वो ये कहते हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर, देन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ एनी ऑफ दीज स्टेशनरी ऑर्बिट कैन नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। सो the permissible orbits are non-radiating paths of electrons। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो non-radiating paths हैं, ये जो orbits हैं, इनमें से ये रेडिएशन के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। रेडिएशंस को मैं कहूँ कि धक्का मारने में, निकालने में इनका कोई रोल नहीं होगा। तो इनके सामने फिर ये क्वेश्चन आ गया कि अगर यहाँ पर रहते हुए इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट नहीं करता है तो कब करता है? उसका जवाब वो अपने अगले पॉस्टुलेट में देते हैं। In next postulate, Bohr says whenever an electron jumps from an orbit of higher energy to orbit of lower energy, the energy in the form of photon is emitted, and the energy of emitted photon is equal to the difference of energies of those orbits। मान लीजिए आपके पास दो ऑर्बिट्स हैं, एक ऑर्बिट की एनर्जी E2 है जो कि ऊपर लाई करता है, हायर एनर्जी E2 हो गई, लोअर एनर्जी E1 होगी। इन द फिफ्थ पॉइंट आपको जो मैंने बोला उसके साथ साथ इस डायग्राम को बनाकर लिखना है। अब सपोज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन लेवल हैविंग एनर्जी E2, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विल फॉल फ्रॉम E2 टू E1 इट विल लूज एनर्जी इक्वल टू दिस गैप। उसको उन्होंने कहा कि वो जो एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन है इट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। According to Bohr, E2 is energy of higher level, E1 is energy of lower level। तो इतनी, और मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसको ऊपर जाने के लिए भी इतने ही गैप की एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन बिटवीन दीज टू लेवल्स मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ दीज टू लेवल्स एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? बोहर्स फ्रीक्वेंसी
कंडीशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन पोस्टुलेट्स के बारे में पहले से ही पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा, तो आप लोग फिर भी नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा, क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। तो ये सारा जो था ये बोहर्स मॉडल ऑफ एटम था, उसके पोस्टुलेट्स थे। कमिंग ऑन टू बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि यहीं से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं जितनी लाइंस बोलती हूँ आप उनको लिखते जाइए पेन के साथ पेज पे, या अपने दिमाग पर दिल की कलम से, कैसे भी लिखिए, आपके दिमाग में बैठना चाहिए, दैट्स इट। सो बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके लिए हमें पहले कंसीडरेशन लेनी पड़ेगी, हाइड्रोजन एटम कंसीडर करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू कंसीडर, आपको बताना पड़ेगा हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन पेरियोडिक टेबल एंड इट कंटेन्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज -e and it is revolving around the nucleus having charge +e in an orbit of radius r with a velocity v। मैंने माना एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन एटम के अंदर है। हाइड्रोजन एटम क्या होता है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के पास चार्ज +e है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज -e है। और वो इलेक्ट्रॉन जिसका मास मैं m मान रही हूँ, ये m मास वाला इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसके पास चार्ज कितना है? +e। अब ऑलरेडी बोहर साहब अपने सेकंड पोस्टुलेट के अंदर ये बात कह चुके हैं कि द कूलम्स फोर्स ऑन द प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर डायनामिकली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को नेसेसरी, क्योंकि अगर कोई चीज़ सर्कल में चल रही है, रेवोल्यूशन उसके पास है, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स डेफिनेटली एक्ट करेगी। और हमें ये पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, ऑलरेडी जो फोर्सेस बॉडी के ऊपर काम कर रही हैं उन्हीं में से जो फोर्स टुवर्ड सेंटर काम करती है उसी को हम कहते हैं कि दिस इज प्रोवाइडिंग अस द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें पता है ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा विद एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, एंड हमें पता है ये टुवर्ड सेंटर काम कर रही है। सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड अस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो मैंने पैर में C बिठा दिया मतलब सेंट्रीपिटल, मैंने पैर में E बिठाया ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो सबस्क्रिप्ट E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सबस्क्रिप्ट C स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है कूलम्स लॉ से आती है, क्या फॉर्मूला होता है? 1/4πε0 q1 × q2, यानी कि E × E डिवाइडेड बाय r², दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर जब मैं थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी, सो आई विल गेट, ये एक r से एक r मर जाएगा, निस्नबूत हो जाएगा। सो दिस mv² × r विल बी इक्वल टू E² 4πε0। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू बोहर्स, यहाँ पर इसके बाद आपको जो थ्योरी दिख रही है मैं बोल रही हूँ, आप नोट कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट मस्ट बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। दैट मीन्स mvr angular momentum is equal to nh/2π। let us suppose this is equation number 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आप मान लीजिए आपने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करवा दिया। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए, राइट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड लिख दीजिए। सो E² 4πε0 nh/2π। ये आ गया, पाई ने पाई को मारा, v ने v को मारा, r ने r मारा, m ने m मारा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? वेलोसिटी v की। तो देखिए मैं यहाँ पर साइड पर इसको लिख देती हूँ। दिस v फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी E², तो ये 2b इस 4 को खत्म करेगा, इट विल बिकम 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2nh/ε0। So this is expression of velocity of an electron revolving around hydrogen nucleus। अब हमें पता है कि
एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आपको पता है इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ई आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या प्रोटोनिक चार्ज, और इनका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। यानी कि हमारे पास बचता क्या, ये n। ये n जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वेलोसिटी वैसे वैसे घटती जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूं कि n पर डिपेंड करता है, मैं इसको vn लिख सकती हूँ, एंड आई कैन राइट दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। समटाइम्स आपको वेरिएशन पूछ ली जाती है एग्जाम में कि हाउ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी इन एन ऑर्बिट, तो आपको n और v के बीच में ग्राफ बनाना होता है, सिंस क्योंकि इनवर्स का ग्राफ है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। So this is variation of velocity with principal quantum number n. Let us suppose this is equation number 3. इसकी हमें बार बार आगे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसको साइड पर बचा कर रख लिया अपने तहखाने के अंदर। So velocity of electron in an orbit is inversely proportional to principal quantum number. Therefore, velocity of electron go on decreasing with increasing quantum number. जितना जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा न्यूक्लियस से, हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटती जाएगी, तो बेचारे की स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। तो अगला इस थ्योरी का जो मैं कहूँ कि ये सक्सेसेस चल रही हैं बोर्स थ्योरी की, कि हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर ली है, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे साइज। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस मतलब रेंज, कि कहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रह सकता है, कहाँ तक न्यूक्लियस की पकड़ है। सो सेकंड, देखिए फर्स्ट आप यहाँ पर हेडिंग बना लीजिएगा, जैसे ही आप थ्योरी बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम हेडिंग बनाएंगे, उसके नीचे ही आपने कंसीडरेशन की और जो दोनों फोर्सेज इक्वल की थी उससे जस्ट पहले वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट आप हेडिंग बना सकते हैं। सो सेकेंड हेडिंग विल बी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस क्या है, कितने साइज को लेकर वो जो है मूवमेंट करता है। सो अभी हमने देखिए क्या कहा था, हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन थी, एक इक्वेशन थी mvr इज इक्वल टू nh/2π, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन थी mv²/r इज इक्वल टू e²/4π एप्सिलॉन नॉट r², इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमारे पास v की आ गई है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करवा देते हैं। सो पुट 3 in 2, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 2, mvr, v की जगह हमें पुट करवाना है e²/2 nh एप्सिलॉन नॉट इंटू r इज इक्वल टू nh/2π। v को निकाल दिया, r बचा, कितना आसान था। यहाँ से हमारे पास रेडियस आ गया है, देखिए कितनी आसानी से निकल आया। r यहाँ पर है, ये सारा ताम झाम उठाकर आप ले जाइए राइट हैंड साइड पे, तो आपके पास क्या बनेगा, n² h², ये दोनों ऊपर जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट 2 जो है यहाँ पर 2 को मार देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई, ये m नीचे आ जाएगा, e² नीचे है, बहुत हवा में उड़ रहे थे ना इस साइड, तो इनको इधर नीचे आना ही पड़ेगा। ये हमारे पास आया रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इक्वेशन नंबर 4। h एप्सिलॉन नॉट पाई m e सब कांस्टेंट है। अगेन मैं ये कह सकती हूँ इन जनरल दिस कैन बी रिटन एज Rn इज इक्वल टू n² h² एप्सिलॉन नॉट पाई m e², ये है, या मैं कहूँ दिस Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² के साथ इसकी रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट है। तो अगर आप वेरिएशन देखेंगे r और n की, आपको पता है ये कर्व किसकी है, पैराबोला की। सो दिस इज पैराबोलिक कर्व, और r और n² की कर्व अगर आप लेंगे सो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, हमें ये पता है। सो दिस वाज एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। मैं एक बार इस एक्सप्रेशन को भी यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि हमें इसकी अगेन मैं कह रही हूँ कि बार बार इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। सो n² h² एप्सिलॉन नॉट पाई m e², ये हमारे पास एक्सप्रेशन थी, r की इक्वेशन नंबर 4 थी। अब अगर आप यहाँ पर दिस इक्वेशन गिव्स यू द रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम एंड इट इज क्लियर दैट परमिटेड ऑर्बिट वेरी एज स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और मैं कहूँ कि द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज 4 टाइम्स टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप n को 1 पुट करेंगे तो देखिए r1 किसके इक्वल आ जाएगा, h² एप्सिलॉन नॉट पाई m e²। अगर आप यहाँ पर इसको 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स r1, यानी कि r2 इज इक्वल टू
4 times r1, यानी कि जो ऑर्बिट है, द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज 4 times टू दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज 9 times टू दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो देखिए स्क्वायर में वेरी कर रहा है ये। और अगर मैं पहले ऑर्बिट में जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वैल्यू देखना चाहूं तो आप यहां पर सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दीजिए। पुट h इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻34, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻12, पाई इज 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इस सारे को अगर आप पुट करेंगे तो ये R1 आ जाएगा 0.59 एंगस्ट्रॉम, और जिसको हम कहते हैं बोहर्स रेडियस। सुनी होगी आपने ये टर्म, नहीं सुनी है तो अब सुन लीजिए, एग्जामिनेशन कंटेक्स्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज बोहर्स रेडियस? द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट shell of hydrogen atom is termed as Bohr's radius, या simply radius of first orbit in hydrogen atom is termed as Bohr's radius and its value is 0.529 angstrom। तो ये थी अगली सक्सेस इस मॉडल की, जिसके अंदर रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो कैलकुलेट किया गया। अभी इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज इट एग्जीक्यूट इन 1 सेकेंड, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट इज थर्ड सक्सेस इज ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट के अंदर गोल गोल घूमता है, बेचारा चक्कर खाता है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी से वो चक्कर खाता है। सो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय F इज 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और टाइम हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब एक चक्कर काटने में इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से चलकर बेचारा जब यहां पहुंचेगा दोबारा तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 1/t है, हो जाएगा डिस्टेंस स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड है उसकी v, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सरकमफेरेंस यानी कि 2πr। v और r दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, इनको पुट करवाइए। पुट 3 and 4 इन दिस इक्वेशन नंबर, हमारे पास ये 4 थी, अगली वाली को आप 5 दे दीजिए, ये बन जाएगी 6। r वाली 4 थी, Rn वाली को 5 दीजिए, ये बन जाएगी 6। सो पुट 3 and 4 in 6। सिर्फ आपको v पुट करवाना है, r पुट करवाना है और आपको सॉल्व करना है। तो जब आप यहाँ पर पुट करवाएंगे सो F इज इक्वल टू v e स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर। अब आप काटा पीटी कर दीजिए, जो जिसको काट रहा है, जो जिसको मार रहा है, सबको मार दीजिए, सबको खत्म कर दीजिए। हमारे पास पाई से पाई चला जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा m e पावर 4। दिस 2 2s दिस विल बिकम 4, नन अदर देन 4। ये एप्सिलॉन ये बनेंगे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर n, ये बनेगा n क्यूब और ये बनेगा h क्यूब। सो फ्रीक्वेंसी m e 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब, ये आ गई है फ्रीक्वेंसी। फिर अगेन मैं कहूँ कि बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट हैं। दिस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 7। तो दिस वाज ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, मैंने वेलोसिटी कर ली है, मैंने रेडियस कैलकुलेट कर लिया, मुझे कैलकुलेट करना है एनर्जी कितनी है इसके पास, जहां से मैं कहूं कि एक ब्रेक थ्रो मिलेगा हमें कि कितनी एनर्जी एटम से बाहर आ रही है, कितनी अंदर जाएगी, इसके पास है कितनी दे सकता है, ये तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है। सो नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमें बात करनी है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास है, दैट वी वांट टू कैलकुलेट।
Now total energy of electron in an orbit is the sum of two types of mechanical energies. One is kinetic energy, another is potential energy, and the total energy will be equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy of electron is half mv square. आप इस v की वैल्यू यहाँ पुट करवाइए एंड यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ m e square 2nh epsilon naught and its square. So kinetic energy will come out equal to be, यहाँ से क्या आ जाएगी, m e power 4 upon 4 ये हो गया और ये हो जाएगा 2. It will become 8 n square h square epsilon naught square. So this is kinetic energy of electron. Now potential energy of electron in the orbit is due to the fact that electron is positive and electron is negative particle and nucleus is positive, and there must lie electrostatic potential energy between them. और electrostatic potential energy का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 upon r. q1 की वैल्यू E, Q2 की वैल्यू E माइनस ई स्क्वायर अपॉन R. यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी पुट करवानी होगी, R की. तो जब आप R पुट करवाएंगे इट विल बिकम माइनस me4. मैं यहाँ से इस वैल्यू को सीधा यहाँ रख देती हूँ. तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. वही n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर यहाँ पर आ गया 4. एंड टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ दीज टू एनर्जीज. सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. कुछ भी नहीं करना आपको, इन दोनों को करना है ऐड. me4 upon 8 n square h square epsilon naught square minus me4 4 n square h square epsilon naught. सारा कुछ कॉमन है, बाहर निकालिए, अंदर बचेगा 1/8 माइनस 1/4 एंड दिस विल बी नथिंग बट माइनस 1/8. तो एनर्जी आ गई माइनस me4 अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर epsilon naught स्क्वायर. इसकी भी मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसको भी यहाँ लिख दे रही हूँ. सो दिस इज माइनस me4 8 n स्क्वायर h स्क्वायर epsilon नॉट. ये हमारे पास आ गई है एनर्जी. epsilon नॉट का भी स्क्वायर चल रहा था बार बार, कहाँ खा गई मैं, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर. भूख तो मुझे नहीं लगी है, मिस हो जाता है कभी कभी, सो स्लिप ऑफ माइंड भी हो जाता है. तो ये यहाँ पर आपको पुट करवाना है. देखिए सारे कॉन्स्टेंट्स आप पुट करवाएंगे और n हमारे पास रह जाएगा एज सच. सो दिस e इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. फिर से आप n के साथ इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो वो जो ग्राफ आएगा दैट विल बी पैराबोलिक ग्राफ, क्योंकि जो वेरिएशन आएगी एनर्जी की अगेन पैराबोलिक जाएगी बट डिक्रीमेंट में जाएगी. और आप n स्क्वायर के 1/n स्क्वायर का e के साथ ग्राफ लेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. और आप सारे फैक्टर्स को पुट करवाकर n को एज सच रखेंगे, ये आ जाएगा माइनस 13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बजी दिमाग की घंटी बजी. आपने केमिस्ट्री में इस वैल्यू को बहुत पढ़ा होगा. तो ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. इसके बाद आपको जो बीएससी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्कस द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी, या डिस्कस द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग दो तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जाता है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, एक क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग. हम दोनों की ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन जो है वो डेफिनेटली कैलकुलेट कर लूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे. सो नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन, कि कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन, आपको जो निकलने वाला फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है. So according to Bohr's postulate, an electron jumps from n2 level to n1 level. मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास दो लेवल्स हैं, एक का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 है, दूसरे का n2 है. इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E1 है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉल हुआ, इसने फोटोन एमिट किया जिसकी एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन h nu इज इक्वल टू E2 माइनस E1 होनी चाहिए. तो दिस h nu इज इक्वल टू E2 माइनस E1. अब E2 की वैल्यू पुट करनी है, me4 8 n2 स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा माइनस me4 8 n2 स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर, ये हो जाएगा. अब जो टर्म्स फिर से ये माइनस माइनस हो गया प्लस
तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, Me4 अपॉन 8 n स्क्वायर, सॉरी n नहीं है, h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर ये देखिए ये प्लस हो गया, इसको मैं पहले ले आऊँ 1/n स्क्वायर, ये माइनस ही है 1/n2 स्क्वायर, ये है h न्यू। और इस h न्यू को भी अगर आप इधर ले जाएंगे सो दिस विल बिकम न्यू इज इक्वल टू 8h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सो हमारे पास यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, Me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर आप किसको, वैसे तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है, अगर आप इसको वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें पता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। सो दिस न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस c को भी अगर आप इस साइड ले आएंगे, इसको भी इधर नीचे आना पड़ेगा, दिस इज 1/λ। एंड यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बार बार एक कांस्टेंट रहेगी। सो दिस r इज इक्वल टू Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर c इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडबर्ग्स, रेड लाल नहीं है ये, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू क्या होती है, 1.097373, 1.097373। अरे बाबा इतनी लंबी वैल्यू, अब है तो है, आपको लर्न करनी ही होगी। 10⁻⁻7 मीटर्स। वैसे स्टूडेंट्स 10⁻7 को लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और हो जाते हैं बड़े आराम से। And this term 1/λ, this is termed as wave number. Wave number is basically the number of radiations emitted by electron when it jumps from higher orbit to lower orbit. Higher orbit n2 to higher orbit n1 when it jumps, then the number of waves emitted by an electron are termed as its wave number. और इसको हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। इस 1/λ को मैं क्या कह सकती हूँ, न्यू बार। This is the ultimate expression which we will be using to study the spectra of hydrogen atom. तो इसके बाद अब मुझे डिस्कस करना है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत फिर से पड़ेगी जो अभी हमने डिराइव की फ्रीक्वेंसी कंडीशन को यूज़ करते हुए। पहले हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, देन वी विल बी यूजिंग द क्वांटम कॉन्सेप्ट। सो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इक्वेशन अभी हमने लिखी है, न्यू बार इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। दिस n1 ये कुछ भी हो सकता है, n2 तो डेफिनेटली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी लेवल रह सकता है। सो द नंबर ऑफ वेव्स एमिटेड पर यूनिट लेंथ are called wave number and it is given by this expression 1/nu या nu bar is equal to 1/λ is equal to r within bracket 1/n1 square minus 1/n2 square when electron falls from n2 to n1. And the spectrum of hydrogen contains 5 series and those 5 series are termed as Lyman series, Balmer series, Paschen series, bracket series, P-Fund series. तो 5 टाइप की सीरीज। अब सीरीज क्या बला है, तो देखिए ध्यान से क्या है कि अगर मैं कहूँ अब हाइड्रोजन के अंदर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं, ये हो गया लेवल 1 2 3 4 5 6 7। ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ से यहाँ फॉल हो जाए। ये भी हो सकता है कि एक्साइट करके हमने थर्ड पे भेज दिया, थर्ड से फर्स्ट पे आए। ये भी हो सकता है फोर्थ से फर्स्ट पे आए, ये भी हो सकता है फिफ्थ से फर्स्ट पे आए, ये भी हो सकता है सिक्स से फर्स्ट पे आए, ये भी हो सकता है 7 से फर्स्ट पे आए। तो फर्स्ट पर आकर टर्मिनेट होने वाला हर रास्ता उसको मैं एक ग्रुप मानूंगी। बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, बहुत सारी ट्रांजिशंस मिलेंगी। मैंने ग्रुपिज्म कर लिया, मतलब मैंने सेक्शंस बना लिए। जैसे आपके स्कूल में सेक्शंस बनाने के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, ऑड रोल नंबर्स अलग कर दो, इवन अलग कर दो, या बॉयज़ अलग कर दो, गर्ल्स अलग कर दो, फर्स्ट पहले एडमिशन जिनकी हुई उनको अलग कर दो, बाद वालों को अलग कर दो। एग्जैक्टली इन द सेम वे मैंने यहाँ पे कैटेगराइजेशन की ऑन द बेसिस कि लोअर लेवल कौन सा है, कहाँ पर आकर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करेगा। अगर वो सारा कहीं से भी ऊपर से गिरे और हमेशा गिरे फर्स्ट लेवल पे तो वो एक ग्रुप है। उसके बाद अगर वो सेकंड पर गिरता है तो वो सेकंड, थर्ड पर थर्ड, फोर्थ पर फोर्थ। तो इस तरीके से हमने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। सो ऑन द सेम बेसिस फर्स्ट सीरीज होती है लाइमन
सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम बात करते हैं कि N1 जो होता है, N1 जो लोअर लेवल है, दिस विल ऑलवेज बी द फर्स्ट लेवल, ये हमेशा 1 रहेगा। N2 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 जैसे मैंने अभी ड्रॉ की, ये जो मैंने ड्रॉ की दिस इज लाइमन सीरीज। यहाँ पर जब हम पुट करवाएंगे वेव बार न्यू या बार और 1 अपॉन लैम्डा, दिस इज आर 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, और N2 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। आप यहाँ पर पहले लाइमन सीरीज देके हेडिंग, आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे उसको नोट कीजिए। यू विल राइट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, that is if N1 is equal to 1 and N2 is equal to 2 3 4 5 6 and so on, then the obtained group of spectral lines is termed as Lyman series, and this mu bar is equal to this one, and this series lie in UV region of electromagnetic spectrum, ultraviolet region के अंदर ये लाई करती है। और अगर मैं कहूँ, आप कहें कि नहीं जी ऐसा तो नहीं, इलेक्ट्रॉन तो दूसरे लेवल पर आकर भी फॉल कर सकता है, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ की कहानी तो वही रहेगी लेकिन जुबानी बदल जाएगी। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, कितने भी लेवल आप बनाइए। अब आप कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल पे है तो ये ज़रूरी थोड़ी ना फर्स्ट पे फॉल होगा, वो सेकंड पे आके रुक सकता है, फोर्थ से वो सेकंड पे रुक सकता है, फिफ्थ से सेकंड पे रुक सकता है, सिक्स से सेकंड पे, सेवन्थ पे सेकंड से, तो सेकंड पे भी आकर रुक सकता है। तो इस ग्रुप को मैं बोलूँगी बाल्मर सीरीज। तो अगली सीरीज यहां पर नंबर 2, ये क्या रहेगी, बाल्मर सीरीज, दिस वन भी बाल्मर सीरीज। और आपको डेफिनेशन क्या देनी है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट्स टू सेकंड ऑर्बिट, that is N1 is equal to 2 and N2 is equal to 3 4 5 6 and so on, then the obtained group of spectral lines is called Balmer series। और उसके लिए न्यू बार की वैल्यू देखिए, मैं यहाँ पर ही चेंज कर देती हूँ, आपको जेलस फील हो रहा होगा मुझसे डेफिनेटली। यहाँ पर बन जाएगा 2 स्क्वायर और ये रहेगा N2 स्क्वायर, N1 की वैल्यू हो जाएगी 2, N2 की वैल्यू 3 4 5 6 कोई भी हो सकती है, एंड सो ऑन। एंड दिस ग्रुप ऑफ सीरीज लाई इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ये लाइंस हमें नजर आती हैं, दिस कम्स इन विजिबल रीजन, और थोड़ी हल्की सी पर्पलिश सा कलर जो है इनका होता है, ये हमें नजर आती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज पास्चन सीरीज। अब क्या हो कि अगर आप ये कहें कि नहीं जी मुझे तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट हाउस लेवल नंबर 3 में बनाना है, लेवल नंबर 2 में नहीं बनाना है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, आप कहें कि मुझे तो 3 पे रुकवाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 से 3 रुक सकता है, 5 से 3 आ सकता है, 6 से 3 आ सकता है, 7 से 3 आ सकता है। तो इस सीरीज को हम अगली सीरीज का नेम देंगे, दिस विल बी टर्म्ड एज पास्चन सीरीज। और ये पास्चन सीरीज नंबर 3 पर आ गई है, नंबर 3 पास्चन सीरीज। आप डेफिनेशन इसकी क्या देंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट्स टू थर्ड ऑर्बिट, दैट इज इफ N1 is equal to 3 and N2 is equal to 4 5 6 and so on, then obtained group of spectral lines is called पास्चन सीरीज। तो N1 हो जाएगा 3, N2 हो जाएगा 4 5 6 एंड सो ऑन, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर एंड रेस्ट विल रिमेन द सेम। एंड दिस ग्रुप ऑफ सीरीज लाई इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, IR रीजन के अंदर ये लाई करती हैं। इसी तरीके से अब आप जिद पर अड़ जाएं, जिद है मुझे इलेक्ट्रॉन को और नीचे नहीं लेकर जाना है, अब आप कहें कि नहीं जी मुझे तो इलेक्ट्रॉन को 4th लेवल पर रोकना है, सो 1 2 3 5 6 7 8। अब आप कहें कि जी 4th लेवल पर मुझे रेस्ट करवाना है, तो 5th से 4th आ सकता है, 6 से 4th आ सकता है, 7 से 4th आ सकता है, 8 से 4th आ सकता है। सो दिस ग्रुप ऑफ सीरीज विल बी टर्म्ड एज ब्रैकेट सीरीज, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। सो नेक्स्ट वन इज, 4th वन इज ब्रैकेट सीरीज। इसके लिए N1 की वैल्यू हो जाएगी 4, N2 की वैल्यू हो जाएगी 5 6 7 एंड सो ऑन, यहाँ पर हो जाएगा 4 स्क्वायर, और IR रीजन में ही लाई करती है। आप डेफिनेशन क्या देंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट टू द 4th ऑर्बिट, देन ऑब्टेन्ड ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज, और IR रीजन के अंदर ये लाई करती है। और अगली वाली जो सीरीज रहती है एग्जैक्टली सेम, नंबर 5, दैट वन इज टर्म्ड एज पी फंड सीरीज। उसको कहा जाता है पी फंड सीरीज, उसमें N1 5 हो जाता है,
N2 हायर लेवल, इससे कोई भी हायर लेवल हो सकता है, 6, 7, 8, 9 कोई भी। और ये डायग्राम जो है एनर्जी लेवल डायग्राम, इसके अंदर भी क्या चेंजेस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना देते हैं, चलो 8। रुकना कहाँ है इलेक्ट्रॉन को आकर, 5th लेवल पे, यहाँ पर N1 5 पुट हो जाएगा, 5th लेवल पर रुकना है, तो 6 से 5 फॉल हो सकता है, 7 से 5 हो सकता है, 8 से 5 हो सकता है। इस सीरीज को हम बोलते हैं पी फंड सीरीज इन द केस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और ये भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही लाई करती है। ये मैंने इंडिविजुअल एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाए, आप चाहें तो एक कंबाइंड एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना सकते हैं, उसके अंदर पांचों की पांचों सीरीज जो हैं आप शो कर सकते हैं। आप इस तरीके से इनको ज्वाइन करके ये देखिए, दिस इज n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लाइमन सीरीज शो करने के लिए फर्स्ट लेवल पे गिरा दीजिए सारे एरोज। यहाँ पर गिर गए हैं, आप कहेंगे जी हम किसी को गिराते नहीं हैं, हम तो गिरे हुए को उठाते हैं, कोई बात नहीं, दिस इज लाइमन सीरीज। सेकंड पे जब फॉल करवाएंगे सबको, लाइमन ये हो गई बाल्मर सीरीज, दिस वन इज बाल्मर सीरीज। और थर्ड पर जब आप फॉल करवाएंगे एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट्स, एरोज जरूर बनाते जाइएगा, ये हो जाएगी लाइमन बाल्मर पास्चन, एंड देन उसके बाद आ जाएगी ब्रैकेट, और उसके बाद आ जाएगी पी फंड सीरीज। आप यहाँ पर इनका नामकरण कर लीजिए, और लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड। तो ये था एनर्जी लेवल डायग्राम, स्पेक्ट्रल डायग्राम। एक गॉसल भाई साहब थे जिन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, ये स्ट्रेट कैसे बना दिए आपने, ऑर्बिट्स तो सर्कुलर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये स्पेक्ट्रा ऐसे ना शो करके, ये n इज इक्वल टू 1 है, दिस इज n इज इक्वल टू 2, ये है n इज इक्वल टू 3, ये है n इज इक्वल टू 4। मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ ताकि बनाना आसान हो जाए सारा। ये है n इज इक्वल टू 5, ये है n इज इक्वल टू 6, ये है n इज इक्वल टू 7। मेरे बोर्ड पे इतनी जगह है नीचे, आप लोग चाहें तो और भी बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा दिस n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। अब कहते हैं कि यहाँ पर आप स्पेक्ट्रम शो कीजिए। लाइमन सीरीज क्या हो जाएगी, फर्स्ट के ऊपर फॉल होने वाले, सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवन्थ से, सारे आए फर्स्ट पे। सो दिस इज लाइमन सीरीज। अब मुझे बाल्मर शो करनी है, बाल्मर के लिए मुझे कहाँ लेकर आना है, सेकंड पे, इस लेवल पे, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, सिक्स से सेकंड, सेवन से सेकंड। सो दिस इज बाल्मर सीरीज। ये बाल्मर हो गई। आगे मुझे लेकर आना है पास्चन सीरीज को, थर्ड पर लेकर आना है, 1 2 3, थर्ड पे फॉल करने है, 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3। सो दिस इज पास्चन सीरीज। यहाँ पर सीरीज भी लिख लीजिए आप। अब अगला वाला हो जाएगी ब्रैकेट सीरीज, फोर्थ पर, दिस वन इज ब्रैकेट सीरीज। फिर उसके बाद आ जाएगी पी फंड सीरीज, दिस इज पी फंड सीरीज। और इस लेवल को कहा जाता है गॉसल डायग्राम। गॉसल्स डायग्राम, उन्होंने कहा कि ऐसे बनाइए स्पेक्ट्रा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे बना लेते हैं। So this was basically the classical theory of spectrum of hydrogen atom. Now we move to quantum theory. कहानी यही थी, सीरीज भी कुछ ऐसे थी, लेकिन जब बंदा बदल देता है तो नाम बदल देता है। जैसे सीक्वल्स आते हैं, वही पात्र रहते हैं, वही चीज़ें रहती हैं, कुछ मिर्च मसाला लग जाता है, लेकिन अल्टीमेट कंक्लूजन वही रहता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ क्वांटम थ्योरी में भी। सो नेक्स्ट इज क्वांटम थ्योरी, या मैं कहूँ कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी ने जो एनर्जी कैलकुलेट करके दी हाइड्रोजन एटम की, दैट वाज -me4 अपॉन 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने h क्रॉस की टर्म में बात की, जब आप इसको h/2 पाई पुट करवाएंगे तो यही एक्सप्रेशन आएगी जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, तो कोई फर्क नहीं था। सो दिस इक्वेशन शोज दैट टोटल एनर्जी। अब आप यहाँ पे कंक्लूजन्स लिखिए पहले, कंक्लूजन्स जो ये एक्सप्रेशन आई हमारे पास, इस एक्सप्रेशन के कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या थे। सो नंबर 1,
नोट कीजिए नंबर 1, द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव, और जब किसी भी सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव होती है देन सिस्टम इज बाउंड। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, बंधा हुआ है उसके साथ, उसके प्यार में है, उसको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। इन सेकेंड पॉइंट वी कैन मार्क कंक्लूडिंग रिमार्क दैट इट वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड के बाद अंदर हमने वेरिएशन की बात की। एंड इन द थर्ड कंक्लूडिंग रिमार्क आई विल से टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्वांटाइज्ड। देखा आपने, लेवल्स बने अलग अलग, यहां पर एनर्जी, यहां पर एनर्जी, यहां पर एनर्जी, यहां पर एनर्जी, 1 की एनर्जी यहां, 2 की यहां, 3 की यहां, 4 की यहां, बीच में गैप्स थे, और वो गैप्स फॉरबिडन है, वहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रोहिबिटेड जगह है वो। And in fourth conclusion I should say the total energy approaches to zero as an approaches to infinity, and को infinity पुट करेंगे तो एनर्जी जीरो हो जाएगी। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालना है तो इसका मतलब आप उसको इनफाइनाइट लेवल पर ले जाइए, एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब वो न्यूक्लियस से बंधा नहीं रहेगा। एंड इन द फिफ्थ कंक्लूजन आई विल से द एनर्जी ऑफ दिस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L। इसके अंदर L नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वांटम थ्योरी की यही थी कि अगर L के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ये p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, सेकेंड शेल के अंदर p भी है, s भी है, इसका मतलब उनकी एनर्जी सेम है, क्योंकि एनर्जी तो L पे डिपेंड नहीं करती है, तो सेकेंड शेल की एनर्जी रहेगी सेम। तो इसके बेसिस पे हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एनर्जी लेवल्स की। अब एनर्जी लेवल्स की कहानी को थोड़ा नया मोड़ देना पड़ेगा, एक नया तड़का स्टोरी में लगाना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ एनर्जी लेवल्स। अब ये नॉमेनक्लेचर के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, नोट कीजिएगा प्लीज। द अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, कि जो जो वैल्यूज अलाउड थी इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐसे एनर्जी लेने की, उनको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल्स बोलेंगे। एंड दीज लेवल्स आर शोन, अभी मैं शो करूंगी आपको, तो आप डायग्राम बना दीजिएगा वहां पर। अब मुझे इस फैक्टर की जरूरत नहीं है, तो मैं एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पर बनाऊंगी, तो उस फिगर में आप लोग उसको शो कर दीजिएगा। So, since total energy E of any state is independent of orbital quantum number, so the states having same value of n but different value of L have same energy, and such states are called degenerate states. वो वाली states जिनके लिए L की वैल्यू अलग होती है लेकिन n की वैल्यू सेम होती है, उनको बोला जाता है degenerate states। इसके बाद हम बात करेंगे allowed transitions की। नॉमेनक्लेचर में इतना ही आप लोग लिख लीजिएगा। After that we will talk about allowed transitions या फिर selection rules। selection rules क्या होते हैं, कुछ rules होते हैं, the equations, the conditions which a transition has to follow to occur, कि ये जो उस rule को follow करेगा उसी transition को allow किया जाएगा, बाकी सारी transitions रुक जाएंगी, वो allowed नहीं रहेंगी। तो देखिए क्या है कि अलाउड ट्रांजिशंस के अंदर आप लोग नोट कीजिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट द रेडिएशंस आर एमिटेड। When these radiations are analyzed by a spectrograph, they appear as series of lines called line spectrum, and each line shows a correspondence to a particular transition. Only those transitions are allowed in which orbital quantum number changes by unity. मतलब हर टाइप की ट्रांजिशन हमारे पास रिजल्ट में नहीं आ रही थी, सिर्फ वही ट्रांजिशंस हमें नजर आ रही थी जिनके लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू +-1। डेल्टा एल मतलब चेंज, आप Li माइनस LF भी लिख सकते हैं, आप LF माइनस LA। I स्टैंड्स फॉर इनिशियल, F स्टैंड्स फॉर फाइनल। तो ये हो गया अलाउड ट्रांजिशंस। अब मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने लगी हूँ, लेवल्स को ड्रॉ करूँगी एनर्जी को, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सपोज मैंने लेवल 1s ड्रॉ कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एनर्जी रहेगी 1s की, n इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया मेरे पास लेवल 1s। n इज इक्वल टू 2, थोड़ा ऊपर रहेगा, ज़्यादा ऊपर रहेगी इसकी एनर्जी, तो n इज इक्वल टू 2। हमें पता है 2 के अंदर s भी है p भी है, लेकिन एनर्जी तो दोनों की सेम है, तो मैं यहाँ पर s और p दोनों ड्रॉ कर दूंगी। 2 हो गया, दिस इज 2s, दिस इज 2p। अब 3 थोड़ा और ऊपर जाएगा, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी हमें पता है n इज इक्वल टू 3 है, ये 3s, 3p और 3d, ये मैंने कर दिए ड्रॉ। उसके बाद मुझे पता है 4 भी आएगा, मैं इस हेडिंग को इरेज कर देती हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान रहे इसको करना। सिलेक्शन रूल में यहाँ लिख देती हूँ डेल्टा L इज इक्वल टू +-1।
उसके बाद n इज इक्वल टू 4, फोर्थ लेवल 4s, 4p, 4d एंड 4f। यहाँ तक चाहेगा ये एग्जैक्टली सेम। मुझे f तक दिखाने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा मैं दिखाना चाहती भी नहीं हूँ और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। सो n इज इक्वल टू 5 के बाद जब हम करेंगे, ये सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखे हुए हैं मैंने, यहाँ पर आ जाएगा 5s, 5p, 5d एंड 5f। और जो ये लेवल्स हैं, गैप्स देखिए मैं बढ़ा रही हूँ इनके बीच। अब देखिए कि ट्रांजिशंस, ये अभी मेरे पास सिर्फ एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनी है। अब ट्रांजिशंस के साथ साथ मैं स्पेक्ट्रल सीरीज की बात भी यहाँ पर करती जाऊँगी। सो आई विल कीप राइटिंग स्पेक्ट्रल सीरीज। आप लोग स्पेक्ट्रल सीरीज का हेडिंग दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वांटम। डेवार गिव द नेमिंग SPDF। डेवार नाम के बंदे ने SPDF की नेमिंग की थी। S स्टैंड्स फॉर शार्प, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, D स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज एंड F स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। So the lines in spectrum of hydrogen form definite groups called spectral lines। और उनके अंदर जो पहली सीरीज है वो है प्रिंसिपल सीरीज। आप पहले चाहे प्रिंसिपल को लिख लीजिए, पहले शार्प को लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल सीरीज, द सीरीज ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांजिशंस फ्रॉम P स्टेट टू 1s लेवल इज कॉल्ड प्रिंसिपल सीरीज। तो इनको पहली बार सबसे पहले इनको डिस्कवर किया गया था स्पेक्ट्रम के अंदर, इसीलिए इनको नेम भी प्रिंसिपल दे दिया गया। तो क्योंकि प्रिंसिपल मेन होता है, सबसे पहले पॉइंट होता है किसी भी स्कूल या कॉलेज के अंदर। तो देखिए मैंने 1s ही क्यों कहा, आप p से किसी भी s में जा सकते हैं, क्योंकि देखिए l की वैल्यू +-1, यानी कि जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो 1 ही होना चाहिए, चेंज 2, 3, 4 नहीं होना चाहिए। p से मुझे स्टार्ट होना है। प्रिंसिपल सीरीज वो सारी ट्रांजिशंस होंगी। देखिए जो लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट, वहां पर हमने बेस किसको बनाया था, आधार किसको बनाया था कि एंडिंग कहां पर हो रही है। फर्स्ट लेवल पे एंडिंग हो रही है तो लाइमन सीरीज, सेकंड पे एंडिंग हो रही है तो बाल्मर। यहां पर हम आधार बनाएंगे कि शुरू कहां से हो रही हैं। अगर वो P से शुरू हो रही हैं तो प्रिंसिपल सीरीज, S से शुरू हो रही हैं तो शार्प। अब P से शुरू होकर जाना कहां है उसको, मुझे कहां जाना है, तुम्हें कहां जाना है। तो P से देखिए मुझे L की वैल्यू 1 ही चेंज करनी है। L की वैल्यू हमें पता है यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। बिकॉज L इज इक्वल टू 0 मीन्स S, L is equal to 1 means P, L is equal to 2 means D and L is equal to 3 means F। तो ये L की वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। और अगर मुझे 1 से चलना है, मुझे 1 का ही चेंज अलाउड है, तो 1 - 1, 1 - 2, 1 -1 और 1 - 0, 1। मतलब यहां से मैं इधर भी जा सकती हूं, मैं इधर भी जा सकती हूं, लेकिन मैं 1 से D पर नहीं जा सकती, बिकॉज 1 और यहां पर है 3, 1 - 3 हो जाएगा, -2 विच इज नॉट अलाउड। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कहां से कहां जाना है। और सबसे नीचे वाले लेवल पर इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली जाना पसंद करेगा। और हमें पता है कि अगर मैं P से शुरुआत करूं, चाहे यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी, सबसे नीचे लाई कर रहा है S। तो यहाँ से 2p से 1s, 3p से 1s आ सकते हैं, 4p से 1s आ सकते हैं, 5p से 1s आ सकते हैं। एंड दिस सीरीज इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल सीरीज। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सीरीज। अगली सीरीज रहेगी शार्प सीरीज। नेम से ही क्लियर है, जो S से शुरू होगी, आप इसको लिख लीजिए। द ग्रुप ऑफ लाइंस अराइजिंग ड्यू टू ट्रांजिशंस फ्रॉम S स्टेट टू एनी ऑफ द स्टेट्स। अब वो वहां पर एनी ऑफ में देखिए सबसे ज्यादा S है, S से S के पास तो बेचारे के पास P ऑप्शन ही बचती है जाना, और तो कहीं जा नहीं सकता। और P में लोएस्ट वाला कौन सा है, 2p। तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन कहाँ आकर रुकना पसंद करेगा, 2p पे। तो हम डेफिनेशन क्या दे देंगे, द ग्रुप ऑफ लाइंस अराइजिंग ड्यू टू ट्रांजिशंस फ्रॉम S स्टेट टू 2p स्टेट इज कॉल्ड शार्प सीरीज। एंड बीइंग लाइंग इन विजिबल रीजन दे आर कॉल्ड शार्प, क्योंकि ये नजर आती हैं दूर से, विजिबल रीजन के अंदर लाई करती हैं। अब S से 2p पे जाना है, 2p के ऊपर वाले जितने S हैं आप सबसे यहाँ इसको ले आइए। दिस वन आप चाहें तो अलग अलग डायग्राम्स में भी शो कर सकते हैं। ये जो मेरे पास सीरीज का ग्रुप आया, दिस वन, इस ग्रुप को मैं क्या बोलूंगी, शार्प सीरीज, जिनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, S स्टेट से हुई। आपको ऑर्बिटल वर्ड नहीं लिखना है, आपको सिंपली S स्टेट लिख देना है ताकि आसान रहे, क्योंकि ऑर्बिटल मीन्स रीजन, एक स्पेस, और हम यहाँ बात कर रहे हैं लेवल की, थोड़ा आसान रहता है डिस्कस करना। एंड नेक्स्ट वन इज डिफ्यूज्ड सीरीज, डिफ्यूज या डिफ्यूज्ड सीरीज। इसके अंदर आप लोग डेफिनेशन लिखिए पहले, द सीरीज ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांजिशंस फ्रॉम D स्टेट्स टू 2p लेवल, अगेन मैंने बोला, एंड इज कॉल्ड डिफ्यूज सीरीज। सिंस दीज आर फजी इन नेचर, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड डिफ्यूज्ड। अब देखिए मैंने 2p ही क्यों कहा, क्योंकि D से
2 से 3 भी जा सकते हैं, हम 2 से 1 भी जा सकते हैं, 5D से 4F भी जा सकते हैं, 5D से 4P भी जा सकते हैं, 3P भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब D से T भी जा सकते हैं, F भी जा सकते हैं, लेकिन F वाला 4F तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का है, इलेक्ट्रॉन तो नीचे रहना पसंद करता है, उसको तो नीचे नीचे रहना है बेचारा। मैं कहूँ कि बड़ी ग्राउंड वैल्यूज़ वाला इंसान नहीं है, पार्टिकल है, तो नेचुरली 2P लेवल सबसे नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे रहना पसंद करेगा, तो हम 2P लेवल तक लेकर जाएंगे। शार्प सीरीज इधर लिख लीजिए आप, दिस विल बी शार्प सीरीज। अब डिफ्यूज D से शुरू होके मैं कहाँ पर टर्मिनेट करूँ इनको, 2P पे, क्योंकि P सबसे लोएस्ट है, तो वहाँ जाकर रुकना इलेक्ट्रॉन पसंद करेगा। सो दिस वन इज डिफ्यूज्ड सीरीज एंड नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल सीरीज। अगली वाली सीरीज कौन सी है, फंडामेंटल सीरीज। तो अब आप इसको लिखिए ध्यान से, फंडामेंटल सीरीज क्या हो जाएगी, द सेट ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांजिशंस फ्रॉम F स्टेट टू, या तो इधर G में जाएगा या इधर D में जाएगा, और हमें पता है नीचे कौन सा है D और कौन सा है 3D, तो आप क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांजिशंस फ्रॉम F स्टेट टू 3D लेवल आर नोन एज फंडामेंटल सीरीज, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंटेंसिफाइड सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई दीज आर टर्म्ड एज फंडामेंटल सीरीज। तो F से हमें कहाँ पर आना है, D तक, लोअर मोस्ट, ये हो गई है फंडामेंटल सीरीज। कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि 3D पे रोकें, 2P पे रोकें, 1S पे रोकें, कहाँ पे रोकें, आप कहीं भी कर दीजिए, बस F से स्टार्ट होने वाली फंडामेंटल, D से स्टार्ट होने वाली डिफ्यूज, S से स्टार्ट होने वाली शार्प, और P से स्टार्ट होने वाली प्रिंसिपल, S से स्टार्ट होने वाली शार्प। और फिर भी अगर आपको रहता है कि नहीं जी हमें तो बुक वाला ही बनाना है, वैसा ही बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि आपको कैसे करना है। तो एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि आपको कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाना है। तो आप अपनी पेपर के अंदर या रफ नोटबुक के अंदर एक ऐसे P का सिंबल ड्रॉ कर लीजिए, और आप देखिए P ऐसे ड्रॉ कीजिए, यहाँ एरो, यहाँ एरो, यहाँ एरो, यहाँ एरो। मैंने ऐसे, जैसे छोटे बच्चे ड्रॉ करते हैं ना P, ऐसे आप डेंसिटी का सिंबल लिखते हैं, आप P को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और आप यहाँ पर लिखिए S P एंड D और F। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, F T P S, S P D F, ड्रॉ किया ऐसे, लिखा ऐसे, S P D F। अब याद रखिए जाना कहाँ है, P से S पे। अगर आप NP, किसी भी NP लेवल से आप जाएंगे S का सबसे छोटा लेवल कौन सा होता है, 1S, और ये वाली जो है P से शुरू होने वाली, ये कौन सी हो जाती है, प्रिंसिपल सीरीज। P से S चले गए आप, कहीं से कहीं भी जाइए, S पे आए, अब S से आपको यहाँ पर देखिए, S से आपको कहाँ पर जाना है, इस तरीके से जाएंगे S P, तो NS, यहाँ से आपको P का लोएस्ट लेवल कौन सा है, 2, तो 2P, ये हो जाएगी शार्प सीरीज। एंड S से P चले गए हैं, P से S चले गए हैं, ये दोनों काम हमारा हो गया। उसके बाद D से आपको ऐसे ऊपर एरो इधर लगी है, D, किसी भी D से आप कहाँ जाएंगे, P का सबसे छोटा कौन सा है, 2, सो इट विल बी 2P एंड दिस विल बी फंडामेंटल सीरीज, ये हो जाएगी फंडामेंटल सीरीज। उसके बाद बचा F, तो F से देखिए ऊपर कहाँ पर जाना है, D में, और D का लोएस्ट कौन सा होता है, 3D, और ये हो जाएगी हमारे पास ऊपर वाली डिफ्यूज थी, D से स्टार्ट होने वाली डिफ्यूज एंड F से स्टार्ट होने वाली हो जाएगी फंडामेंटल सीरीज। तो इस तरीके से आप बिल्कुल वही डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जो बुक के अंदर है। सो दिस वाज बोहर्स थ्योरी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स फेलर्स एंड सक्सेसेस। फेलर्स भी इसकी बहुत ज़्यादा फेलर्स हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। तो ये डायग्राम अगर ड्रॉ हो गई होगी, आप लोग ड्रॉ कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी, कि बोहर्स थ्योरी भी एडिकेट नहीं है टू एक्सप्लेन ऑल द फैक्ट्स। लिमिटेशंस मैं बोलती जाऊंगी, आप नोट करते जाइए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। लिमिटेशंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, the limitations of Bohr's theory. Although Bohr's theory successfully explained the spectrum of hydrogen that we have seen in terms of only one quantum number n, देखिए कितनी बड़ी बात थी ये, but it was realized that this theory is inadequate to explain certain details of hydrogen spectrum. It is neither based on pure quantum theory and nor based on classical theory. ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि बोहर ने क्लासिकल और क्वांटम के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया। अदरवाइज जो बंदा क्लासिकल फिजिक्स में काम करता है
वो क्वांटम को हाथ नहीं लगाता, जो क्वांटम में काम करता है वो क्लासिकल को हाथ नहीं लगाता। और इन द वेरी स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था कि बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल को उठाया, उसको क्वांटम का तड़का लगाया और हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया, और यही सबसे बड़ा फ्लॉ था इस थ्योरी का। और इसी की वजह से सुनिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। सो नंबर 1, close observations have shown that the individual spectral lines, especially Balmer series, were not really मैं कहूँ कि single, एक जो लाइन थी वो सिंगल नहीं थी, but it consisted of lot of spectral lines, and these lines were separate, distinct and very close to each other, and we call it fine structure। इसको क्या कहा गया? फाइन स्ट्रक्चर का नेम दिया गया। And for example, H alpha line in Balmer series was found to consist of 5 components, but Bohr's theory could not explain the structure of hydrogen atom। अब फाइन स्ट्रक्चर क्या थी? जैसे हमने बाल्मर सीरीज की एक लाइन ड्रॉ की, वो एक सीरीज बहुत सारी लाइंस में टूटी हुई थी, स्प्लिटेड थी, उसको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर। फाइन मतलब और ज्यादा बारीकी से आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा उसके टुकड़े 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 नजर आएंगे, तो उसकी एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के पास नहीं थी। दिस वाज द फर्स्ट मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी। And the second objection to this theory was, I can say the main objection to Bohr's theory was that he used 2 types of theory and essentially opposing each other। मतलब उसने क्वांटम भी यूज की उन्होंने और उन्होंने क्लासिकल भी यूज की, और दोनों ही एक दूसरे की अपोजिंग नेचर की थी। एंड he successfully explained the existence of stationary orbits and he considered classical aspects of motion of electron in orbit। मतलब उन्होंने क्लासिकल को यूज करके मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एक्सप्लेन किया, और क्वांटम को यूज करके क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड स्टेशनरी ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट यूज किया, और दोनों ही लड़ने भिड़ने वाली ब्रांचेज हैं उनको मिला दिया, तो लड़ाई तो होनी ही थी। सो थर्ड पॉइंट, Bohr's theory could not adequately explain the spectroscopic problems of hydrogen atom, and he could solve only the problems of atoms with 1 valence electron। मतलब हाइड्रोजन को तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, और जो हाइड्रोजन के जैसे थे एलिमेंट्स उनको भी एक्सप्लेन कर दिया, लाइक हीलियम के में दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं बाहर निकाल दूं तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, मतलब 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन जैसा बन गया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। लिथियम के अंदर 3 होते हैं, उसके आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, वो भी हाइड्रोजन लाइक हो जाएगा, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। सो हाइड्रोजन बोहर्स थ्योरी कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटम्स विद 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। थर्ड पॉइंट हो गया। तो फोर्थ पॉइंट में आप लिखिए, देयर इज नो रीजन फॉर अज्यूमिंग दैट ऑर्बिट टू बी सर्कुलर शेप। देयर वाज नो रीजन टू कंसीडर दैट ऑर्बिट्स आर ऑफ सर्कुलर शेप। हमें क्या पता कि ऑर्बिट सर्कुलर है, अगर प्लैनेटरी मॉडल के साथ कंपेयर किया गया वहां पर तो एलिप्टिकल नेचर के हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। सो इट गिव्स, मैं कहूँ कि एंगुलर मोमेंटम की जो बात उन्होंने कही कि ही सेड दैट एंगुलर मोमेंटम शुड बी द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस थ्योरी गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इट गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। देखिए कितने सारे फ्लॉज निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट इनएडिक्वेसी वाज दिस थ्योरी इज ऑल्सो साइलेंट अबाउट द ट्रांजिशंस और सिलेक्शन रूल्स which will govern a particular transition। एक ही रूल हमें बताया गया, डेल्टा इज इक्वल टू +-1, कोई बात कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिया गया इस थ्योरी के अंदर। एंड द नेक्स्ट लिमिटेशन वाज इट इज नॉट क्लियर एज टू व्हाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स आर बीइंग प्रेफर्ड एंड एलिप्टिकल कैन नॉट बी देयर। मैंने पीछे वैसे बात कर दी है, दोबारा रिपीट एक ही बात होती है, सो रेपिटेशन शुड नॉट बी अलाउड, तो आपने वहां लिख लिया होगा, दैट्स इट। सो नेक्स्ट लिमिटेशन अगर मैं बात करूं, सो दिस थ्योरी कैन नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द टाइम विच एन इलेक्ट्रॉन स्पेंड इन एनी गिवन स्टेट, कि कितनी देर एक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रहता है। दिस थ्योरी वाज साइलेंट इन दैट केस, इसने हमें नहीं बताया। और अगली लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं, सो दिस थ्योरी इज साइलेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज है। जैसे केमिस्ट्री बात करती है कि p ऑर्बिटल में यहाँ पर होना चाहिए, s में यहाँ पर, ऐसी कोई कहानी बोहर के पास नहीं थी हमें सुनाने के लिए।
एंड नेक्स्ट लिमिटेशन वाज दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेव नेचर की बात ही गायब हो गई, सिर्फ फोटोन 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 पार्टिकल पार्टिकल यही बात चलती आ रही है। सो वेव एस्पेक्ट्स मिस कर दिए गए इस थ्योरी में से, अगर ये क्वांटम के कॉन्सेप्ट्स को कंसीडर कर रही है तो वो होने चाहिए थे। एंड द नेक्स्ट लिमिटेशन वाज दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट कुड आल्सो नॉट एक्सप्लेन ज़ीमन इफेक्ट द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम किसी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस टूटनी शुरू हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उनका टूटना स्टार्क इफेक्ट होता है, स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उनका टूटना होता है ज़ीमैन इफेक्ट। इनका जवाब बोहर के पास नहीं था कि ऐसा क्यों होता है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ सक्सेसेस ऑफ दिस थ्योरी। और अगर मैं सक्सेसेस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं की। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट एमिट रेडिएशन एंड डज नॉट लूज एनर्जी, हेंस इट बिकम्स अ स्टेबल पार्टिकल। तो एटम की भी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होगी, इलेक्ट्रॉन की भी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होगी। एंड नंबर 2, इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को तो थॉरोली डिस्कस कर ही लिया हमने। And or I should say, and in the very last I should say that this theory successfully explained the radius, the velocity, the frequency and the energy of electron in hydrogen atom। तो देखिए कितना कुछ इस थ्योरी ने हमें दिया, तो हम कैसे बोर महाशय को भूल जाएं। तो नहीं भूलेंगे भैया, इनको लेकर चलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। अब जो इस थ्योरी के फ्लॉज थे उनको कैसे रिमूव किया जाएगा और वो क्या है, फाइन स्ट्रक्चर है क्या, किस बला का नाम है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।